हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। ये प्रश्न आपको यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप तीनों परीक्षाओं के साथ साथ एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई बतानी है। इसमें क्या स्वर है या व्यंजन है या वर्ण है या शब्द है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अगला है, गेहूं शब्द का तत्सम है। गेहूं का तत्सम बताना है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए, गोधूम है या गोहूं है या गोहुम है या गोधुम है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, गोधूम। देखिए, तत्सम होते हैं संस्कृत से आए हुए शब्द और तद्भव होते हैं जो हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं संस्कृत से। तो गोधूम क्या है? तत्सम है। और गेहूं क्या है? गेहूं ये तद्भव है। ठीक है, तो गोधूम का तद्भव क्या होगा? गेहूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मार्क करिए। चलिए अगला, जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम बताना है क्या है? तो जंगम का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? तो जंगम का विलोम होगा स्थावर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है, और अगला, समरूपी शब्द अपकार उपकार का सही अर्थ स्पष्ट करिए। देखिए, समरूपी शब्द है यानी अपकार है और एक है उपकार। इन दोनों का अलग अलग अर्थ बताना है क्या होगा? तो क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए, ऑप्शन है आपके सामने, भलाई बुराई, बुराई भलाई, सम्मान अपमान, अपमान सम्मान। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए, समरूपी शब्द अपकार और उपकार। इसमें देखिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए, अपकार माने होता है बुराई और उपकार माने होता है भलाई। यानी अपकार का मतलब होता है बुराई और उपकार का मतलब होता है भलाई। तो ये इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? देखिए, दही क्या है ये बताना है। दही, दही क्या है? क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है? तो क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए, दही, हम इसको वाक्य में बोलकर देखें। क्या दही खा लिया? दही खा लिया, कोई ये तो नहीं बोलते दही खा ली, ये नहीं बोलते ना दही खाली। अगर दही खाली हो जाता तो स्त्रीलिंग हो जाता है, लेकिन दही खा लिया बोला जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। दही क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग नहीं होता? जो एक वचन में प्रयोग नहीं होता वो बताना है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए, क्रोध। क्रोध क्या होता है? एक वचन में प्रयोग होता है क्रोध, एक वचन में प्रयोग होता है। इसमें पूछा नहीं होता, क्रोध एक वचन होता है। याचना, याचना की, याचना भी एक वचन में प्रयोग होती है। इसमें बताना प्रयोग नहीं होती, जो प्रयोग नहीं होता एक वचन में। सरसों भी एक वचन होता है, लेकिन गुड़िया, ये गुड़िया एक वचन नहीं होती, गुड़िया का बहुवचन बन जाता है गुड़ियाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करें। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है कौन सा होगा। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या? ऑप्शन नंबर ए, हमने पत्र लिखा है। हमने पत्र लिखा है में हो जाएगा? नहीं। ऑप्शन नंबर बी है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो क्या है इसमें? देखिए, अरे ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसमें। हमने पत्र लिखा, हमने पुरुषवाचक आता है हमने। ठीक है, इसमें पुरुष आ गया है। कितने इसमें पुरुषवाचक कितने होंगे? देखिए, एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, ठीक है, एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं और हम, ये क्या होते हैं? उत्तम पुरुष। अब ये, और मध्यम पुरुष में क्या होता है? तुम, और बाकी जो अन्य बचे वह, बे, ये सब बाकी जो बचे ये अन्य पुरुष में होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए, वो भी कौन सा सर्वनाम? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 में का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष से है? विशेष से बताना है। ऑप्शन है ए, अनासक्ति, बी है अनासक्त, सी है अनुशंसित और डी है अपमानित। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो विशेष से होते हैं जो विशेषण की विशेषता, जो विशेषण हो, यानी कि आपने जैसा कोई वाक्य है, राम अच्छा है, तो अच्छा क्या है? विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? विशेष से। तो अनासक्ति क्या है? विशेष से होगी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में आकर्मक क्रिया कौन सी है? आकर्मक क्रिया बतानी है कौन सी है? राम पुस्तक पढ़ता है,
राम पुस्तक पढ़ता है, घोड़ा पैरों से मिट्टी खोद रहा है, मोहन फल खा रहा है, बालक सो रहा है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? पुस्तक, ये सकर्मक क्रिया है। घोड़ा पैरों से मिट्टी खोद रहा है, घोड़ा पैरों से क्या खोद रहा है? मिट्टी, जवाब मिल रहा है। और मोहन फल खा रहा है, अगर मैं पूछूं मोहन क्या खा रहा है तो फल खा रहा है। इसमें जवाब इसका भी क्या का जवाब रहा है। जिसमें क्या का जवाब मिल जाए वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया, और जिसमें क्या का जवाब नहीं मिले वो क्या होती है? अकर्मक क्रिया। अब मैं ऑप्शन नंबर डी में देखता हूँ, बालक क्या सो रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल बताने, काल कितने प्रकार के होते हैं? क्या 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं? ये तो बिल्कुल वेरी इजी सवाल है, बता दोगे आप। कितने प्रकार के? ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अगला प्रश्न, जहाँ कर्ता को प्रकट न करना हो वहाँ कौन सा वाच्य होगा? जहाँ पर कर्ता को प्रकट न करना हो वहाँ कौन सा वाच्य होगा? कर्म कृतवाच्य या कर्मवाच्य, भाववाच्य, या ऐसा संभव नहीं है? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, कर्मवाच्य। देखिए, जहाँ कर्ता को प्रकट ना करना हो वहाँ कर्मवाच्य होगा। अगला प्रश्न, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताना है। देखिए, संस्कार, अब इसको तोड़कर लिखेंगे तो क्या बनेगा? देखिए, जहाँ पर ये अनुस्वार आ जाता है तो वहाँ पर सम में टूटता है, ये सम प्लस कार, ठीक है। संस्कार यानी सम प्लस कार, तो सम होगा इसमें उपसर्ग। तो क्या है, सम कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है सम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में कै प्रत्यय नहीं है? इसमें बताना है कै प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका जो है अर्थ बताते हैं, ठीक है। जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यय, ठीक है। और जो शब्द के प्रथम में जुड़ते हैं यानी फर्स्ट में जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग। तो इसमें कै प्रत्यय बताना है कि कै प्रत्यय किसमें नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भावुक। भावुक में कै प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि बतानी है, किसमें है विसर्ग संधि? निरंतर में है, या जगदीश में है, या दिग्गज में है, या महिष में है? तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निरंतर। निरंतर में विसर्ग संधि है। इसको कैसे तोड़ेंगे हम? नी प्लस अंतर, ठीक है। तो फिर इसका क्या बन जाएगा? निरंतर। तो इसलिए इसको ध्यान रखना, निरंतर में विसर्ग संधि है। अगला है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा अव्ययीभाव, ठीक है। जिसमें क्या आ गया इसमें? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न, विराम चिन्ह के बारे में सही वाक्य नहीं है। विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में नहीं है। विराम चिन्ह अर्थ संप्रेषण को सुगम बनाते हैं। विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में है। विराम चिन्ह वाचिक और अर्थ भेदक दोनों ही तरह से अपना वजन रखते हैं। तो क्या होगा इसका सही जवाब? सही वाक्य नहीं है, यानी कि 3 वाक्य इसमें से सही हैं और 1 नहीं है। तो वो कौन सा सही नहीं है बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में है, ये बात बिल्कुल गलत है। विराम चिन्ह क्या वर्णमाला में आपको देखने को मिलते हैं विराम चिन्ह? नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ बताना है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका क्या अर्थ होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जिस पर बीतती है वही जानता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जिस पर बीतती है वही जानता है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वह होता है। इसमें बताना कौन सा अलंकार होता है वह। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें
मनु मानो, जनु जानो, जनहू मानो, ऐसे इस तरीके के शब्द आते हैं तो वो कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावना है, कल्पना कर ली जाए। जैसा उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। तो मानो, जनु, जानो, जनहू, इस तरीके से के जो शब्द आते हैं उसमें कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, कवि धूमिल का पूरा नाम था। कवि धूमिल का बताना पूरा नाम क्या था? ये कवि थे धूमिल, उनका पूरा नाम क्या है? कौन सा सही जवाब होगा इसका? ऑप्शन नंबर कौन सा है बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सुदामा पांडे। देखिए सुदामा पांडे, कवि धूमिल का पूरा नाम था सुदामा पांडे। अगला प्रश्न है, ध्वनि के कितने प्रकार हैं? ध्वनि के कितने प्रकार हैं बताना है। ऑप्शन नंबर ए, दो प्रकार हैं ध्वनि के। एक होता है स्वर और एक होती है व्यंजन। ठीक है, याद रखना आपको, दो प्रकार ये बताने। ये क्या है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस तरह से पढ़ लीजिए। आ, ई, उ, स्वर हैं, व्यंजन हैं, अनुस्वार हैं, अनुनासिक हैं। क्या है इसका सही जवाब? होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर। देखिए ये स्वरों में आते हैं। ठीक है, स्वर हैं। अगला प्रश्न है, दंत वर्ग के व्यंजन हैं। क्या है दंत वर्ग के व्यंजन? यानी इसमें दंते वर्ग बताना कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तय और ले और से, ये दंते हैं। ठीक है, तय वर्ग है पूरा, तय वर्ग, तय थे दे दे, और ले और से भी ये क्या में आते हैं? दंत में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन अनुलनात्मक शब्द है? ठीक है, इसमें बताना अनुलनात्मक शब्द कौन सा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, खड़ खड़। देखिए इस तरह की आवाज आ रही है जैसे खड़ 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 खड़, तो इस तरीके का जो शब्द है वो अनुलनात्मक इस तरह से है। अगला प्रश्न है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट का तत्सम बताना है। तत्सम मैंने बताया था, तत्सम कौन होते हैं? जो संस्कृत में होते हैं शब्द वो तत्सम होते हैं, और संस्कृत से जो हिंदी में प्रचलित हो जाते हैं उनको तद्भव बोला जाता है। तो इसमें तत्सम बताना है, यानी अखरोट है तद्भव, तो तद्भव का तत्सम बताइए। अखरोट का तत्सम क्या होगा? तत्सम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षोट। ठीक है, अक्षोट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का समानार्थी नहीं है? यानी निशीथ का समानार्थी या पर्यायवाची बोल दो, तो पर्यायवाची नहीं है बताना है। निशीथ का पर्यायवाची नहीं है, यानी 3 ऑप्शन निशीथ के पर्यायवाची हैं और एक नहीं है। वो कौन सा है? देखिए तम किसका है? निशीथ का समानार्थी नहीं है। निशा भी रात्रि है, निशा मतलब रात्रि, रजनी भी रात्रि, और ये रात्रि तो है, निशीथ रात्रि है। लेकिन तम होता है अंधकार, अंधकार बोलते हैं, अंधकार, तम को बोलते हैं अंधकार। और एक तमिस्त्रा भी बोलते हैं। ठीक है, तमिस्त्रा, तमिस्त्रा, तिमिर, ध्वांत, इस तरीके के। तिमिर भी बोलते हैं तिमिर, ध्वांत भी बोलते हैं ध्वांत। तो दोस्तों जरा अच्छा लिखना है जरा, इसलिए मैं बोल कर ही आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न, उन्मूलन शब्द का विलोम है। उन्मूलन का विलोम बताना क्या होगा? उन्मूलन का विलोम, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रोपण। देखिए उन्मूलन होता है किसी चीज को उखाड़ना, और रोपण होता है किसी चीज को लगाना। जैसे कोई पौधा है उसको उखाड़ दिया तो उसका उन्मूलन हो गया, और किसी पौधे को हमने लगा दिया तो उसका रोपण हो गया। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म भोरा तथा सहेली को प्रदर्शित करता है? यानी इसमें भोरा तथा सहेली को प्रदर्शित करने वाला युग्म बताना है। यानी दोनों का, उसमें एक का अर्थ हो भोरा, एक का अर्थ हो सहेली। कौन सा युग्म है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, एक अली और आली। देखिए इसको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अली का मतलब होता है भोरा, और आली का मतलब होता है सहेली। देखिए छोटी ई की मात्रा आ जाए तो देखिए भोरा क्या होता है? छोटा सा होता है ना, भोरा होता है छोटा सा, और सहेली होती है बड़ी। यानी सहेली तो पूरी लड़की होगी तो वो बड़ी होगी। तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है बताना है। यानी बनावट, कैसी बनावट है, क्या हुई? स्त्रीलिंग है। कैसा छाता है, है पुल्लिंग है। कैसा सूर्य है, ये भी क्या है? पुल्लिंग है। और कैसा अमरूद है, अमरूद अच्छा है, अमरूद मीठा है, तो ये क्या है? सब पुल्लिंग है। छाता, सूर्य, अमरूद ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग नहीं है यानी स्त्रीलिंग है वो, तो क्या है? बनावट। अगला प्रश्न है, किस शब्द का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है? वस्तु, अक्षर, माता, भाई, तो क्या होगा?
देखिए वस्तु का बहुवचन बन जाएगा वस्तुएं, माताएं, भाइयों बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अक्षरों नहीं होता। मैं जानता हूँ तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो इसमें अक्षर हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द बताना क्या है। ये उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, उस क्या है। देखिए संकेतवाचक है। हम कोई संकेत करने वाली जो वाक्य होता है उसमें क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण होता है। तो इसमें कौन सा विशेषण है, संकेतवाचक। उस यानी उसकी तरफ हम संकेत करेंगे तभी तो बोलेंगे। अगला प्रश्न, निश्चयबोधक वाक्य की पहचान की जाती है। निश्चयबोधक वाक्य की पहचान कैसे की जाती है। पहचान की जाती है नहीं, पहचान कीजिए। क्या है इसका सही जवाब, ठीक है। संकेतवाचक अगला हो गया। निश्चयबोधक वाक्य की पहचान कीजिए जल्दी। यात्री बस से गिर पड़ा, ये होगा सही क्या। अगला है तात्कालिक वर्तमान वाक्य है। तात्कालिक का वर्तमान का मतलब होता है यानी वो क्रिया वर्तमान में चल रही हो। राजेश गाता है, भाई गाता होगा। राधा सो रही है, यही होगा, ठीक है। जो वर्तमान में चल रही हो वो तात्कालिक वर्तमान होता है। मोहन गाता होगा, ये तो भविष्य में पहुंच गई। ट्रेन आती हो तो दौड़ो, ठीक है। ये भी हेतु भविष्य में पहुंच गई। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब। अगला है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है। वाच्य का अर्थ बताना क्या होता है। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, ठीक है। अगला है, कौन सा संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कु नहीं है। कु संस्कृत का नहीं है, बाकी हैं। अगला है, अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है। अच्छाई में प्रत्यय बताना कौन सा है। देखिए अच्छा प्लस आई, अच्छाई, ठीक है। आई प्रत्यय होगा इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, तत् प्लस लीन। तत् के बाद प्लस और फिर लीन, तो क्या होगा, तल्लीन, ठीक है। अगला प्रश्न है, यथा रुचि में समास है और तल्लीन में भी कौन सी संधि हो गई फिर। ये व्यंजन संधि हो गई, याद रखना, ठीक है। अगला, यथा रुचि में समास। देखिए यथा शक्ति की तरह यथा रुचि है, ठीक है। जिसमें उपसर्ग आदि जो जुड़ जाते हैं, यथा इस तरीके के शब्द, तो वो समास होता है हमारा अव्ययीभाव समास। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लगभग 2 बचे हैं अब। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है पूर्ण विराम का प्रयोग। वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। पूर्ण विराम लगता है वाक्य के अंत में। पूर्ण विराम क्या होता है, खड़ी पाई, बिल्कुल ये, ठीक है। जो ये वाक्य के अंत में ही तो लगाया जाता है। अगला है, वैशाली की नगर बधू नामक उपन्यास के लेखक बताने कौन है। वैशाली की नगर बधू उपन्यास के लेखक, ऑप्शन नंबर बी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप न्यू हैं तो। मिलेंगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो की अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।